बाद अब अगला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं एम फेज। एम फेज या इसी को बच्चों डिवीजन फेज के नाम से भी जानते हैं, और यही वो एक्जेक्टली फेज होती है जहां एक्चुअली में डिवीजन किया जाएगा, मतलब यहां पर डिवीजन किया जाएगा। अभी तक तो तैयारी चल रही थी, तो एक्चुअली डिवीजन एम फेज में होता है। तो एम फेज मतलब फेज वेयर एक्चुअल सेल डिवाइड, जहां पर एक्चुअली में सेल डिवीजन होगा उसी को हम बच्चों डिवीजन फेज या एम फेज कहते हैं। अच्छा, एम फेज की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये टोटल साइकिल का ओनली 5% होगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल। एम फेज को नाम दिया जाता है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। अच्छा, इसको ड्रामेटिक पीरियड क्यों कहते हैं आगे बच्चों हम समझेंगे कि इस एम फेज में जैसे प्रोफेज मेटाफेज होती है, तो प्रोफेज में कई सारे सेल ऑर्गेनल जैसे ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाती है, प्रोफेज में ऐसी चीजें डिसअपीयर होती है। लेकिन जब टीलोफेज आती है तो वहां पर ये वापस बन जाती है। तो होता क्या है, पहले चीजें गायब कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद वापस बना रहे हैं, मतलब चीजों को गायब कर रहे हैं वापस बना रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सेल में नाटक ही हो रहे हैं, और इसीलिए इसको हम सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड या नाटकीय फेज हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर नाटक बहुत होते हैं। क्लियर? एम फेज की खास बात ये होती है कि इसकी स्टार्टिंग, एम फेज की स्टार्टिंग कैरियोकाइनेसिस के साथ होगी और एंडिंग हमेशा साइटोकाइनेसिस के साथ होगी। मतलब कैरियोकाइनेसिस के साथ स्टार्ट होगा और साइटोकाइनेसिस होते ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। या एम फेज को हम कहते हैं तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट और साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट। तो एम फेज के दो पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप जानते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, फिर इस कैरियोकाइनेसिस के फोर सब पार्ट आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब आप लोग सभी जानते हैं एम फेज 5% है, ह्यूमन की बात करें तो 1 घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये एम फेज पूरा डिवीजन फेज पूरा 1 घंटे में कंप्लीट होगी। अब तो इस 1 घंटे में भी ज्यादातर टाइम लगता है प्रोफेज में, तो एम फेज की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? प्रोफेज। और सबसे कम टाइम लगता है एनाफेज में, तो एनाफेज को हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट फेज हो या शॉर्टेस्ट टाइमिंग जहां लगने वाला है वो है एनाफेज। तो सेल साइकिल की सबसे कम टाइमिंग वाली फेज होती है एनाफेज। तो जो बात यहां पर आपको समझ क्लियर हुई। अब तो हम क्या करेंगे, इन चारों स्टेज को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। हाँ, एक बात आप ध्यान रखना, सेल डिवीजन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार होती रहती है। अच्छा, लगातार होने की वजह से क्या होता है कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो जैसे ये प्रोफेस चली, फिर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां ये प्रोफेस खत्म होगी और कहां मेटाफेज शुरू होगी, पता नहीं चलता है, क्योंकि ये तो लगातार होता रहता है, कंटीन्यूअस चलता रहता है। फिर वो आपको मेटाफेज कहां खत्म हुई, एनाफेज कहां शुरू हो गई, आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा। मतलब हम इन दो स्टेज के बीच में क्लियर कट नहीं बता सकते, क्लियरिटी नहीं बता सकते कि कहां एक स्टेज खत्म होगी और कहां दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार होती है, और लगातार होने की वजह से हम ये नहीं बता पाते कि कहां एक फेज खत्म होगी और कहां दूसरी फेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेल डिवीजन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये एक लगातार प्रोसेस होती रहती है। क्लियर? तो फिर हमें कैसे पता चलता होगा कि प्रोफेज चल रही है या मेटाफेज चल रही है? ये हम बस केवल कुछ आइडिया से लगा सकते हैं। कैसे? माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं, अगर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन शुरू हो गया, कंडेंसेशन शुरू हो गया तो सोचते हैं कि प्रोफेज शुरू हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो गई, मतलब मेटाफेज आ गई। सेंट्रोमियर डिवाइड होने लग गए, मतलब एनाफेज आ गई। फिर से बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग गई तो टीलोफेज आ गई। तो हम केवल कुछ आइडिया से पता लगा सकते हैं कि प्रोफेज या मेटाफेज। आप बस माइक्रोस्कोप में देखते जाओ, हाँ आपको लग रहा है कि कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, मतलब समझ जाना कि प्रोफेज शुरू हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई मतलब मेटाफेज शुरू हो गई। तो कुछ आइडिया से लगा सकते हैं, बाकी दो स्टेज के बीच में हम क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्लियरिटी से नहीं बता सकते। तो आपके एनसीईआरटी का एक अच्छा पॉइंट, A clear cut lines cannot be drawn between various stages of cell division। हम क्लियरिटी से नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहती है। जो बात यहां पर भी आपको समझे क्लियर। हमने सीखने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोफेज के दो पार्ट किए, एक तो है बच्चों अर्ली प्रोफेज और दूसरा आता है लेट प्रोफेज। हम बच्चों इसको सीखने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली और लेट करके। अच्छा, अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये बच्चों सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ईआर गोल्जी बॉडी ऐसे ऑर्गेनल्स यहां बैठे होंगे, इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप जानते हैं क्रोमेटिन कहते हैं, कुछ क्रोमेटिन पर ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर लगे जिसका नाम न्यूक्लियोलस है, ये सेल है। अब बच्चों प्रोफेज स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम कंडेंसेशन स्टार्ट होना, मतलब ये जो क्रोमेटिन थ्रेड आपको दिख रहा है इसको छोटा किया जाता है, छोटा करने की प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन। और जब इनका कंडेंसेशन होता है तो ऐसे क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमेटिन को कंडेंस करेंगे तभी तो क्रोमोसोम बनेगा बेटे। तो क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं, और ये जो प्रोसेस यहां पर चलेगी इस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना, उसको छोटा कर देना। अच्छा, यहां पे भी इसका भी अच्छे से कंडेंसेशन होता है, तो सेल में जितने भी क्रोमेटिन है कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक खास बात, यहां कंडेंसेशन केवल स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया मतलब क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाएंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, ये कंप्लीट होता है मेटाफेज में जाके। और इसीलिए आप जानते हैं क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां कंडेंसेशन केवल स्टार्ट होगा, कंप्लीट की बात करें तो फिर वो मेटाफेज में जाके फाइनली कंप्लीट किया जाएगा। जो बात यहां पर समझाएगी क्लियर अच्छे से। अच्छा, खास बात हो, यहां पर अगर हम सेल के साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म में ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नाम बोलो सेंट्रियोल, और सेल में आप जानते हैं 2 सेंट्रियोल होते हैं। लेकिन एक बात हमने सीखी थी, एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए थे, तो ये जो सेंट्रियोल है यहां पे 2 के बजाय आप लोगों को इसे 4 लिखेंगे। अच्छा, डबल क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया तो डबल हो चुके थे, तो सेल में से 4 सेंट्रियोल दिख रहे हैं या 2 सेंट्रोसोम में कह सकता हूं। अब एक खास बात, इन सेंट्रियोल से धीरे-धीरे यहां पर ऐसी रेस लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये जो यहां पर ऐसी रेस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं रेस को कहा जाता है एस्टर रेस। रेस का नाम एस्टर रेस। ये एस्टर रेस कुछ और नहीं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, मतलब यहां पर ऐसे ट्यूबुलिन ऐसे जुड़ते जाएंगे और ट्यूबुलिन जुड़ने से ऐसे रेस निकलेगी, इन्हीं रेस को कहा जाता है एस्टर रेस। सेम यहां पर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ते जाएंगे और ऐसे यहां पर रेस बनती जाएगी, एस्टर रेस हो गई। अब जो इन एस्टर रेस में से कुछ एस्टर रेस के साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन लगातार जुड़ता जाता है, मतलब जैसे यहां ऐसे कंटीन्यूअस ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे जुड़ता जाएगा, और ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ता जाएगा तो धीरे-धीरे यहां पर ऐसे फाइबर बनेगा, इन फाइबर को कह देंगे स्पिंडल फाइबर। मतलब कुछ एस्टर रेस आगे की तरफ कंटिन्यू होती जाती है और वही स्पिंडल फाइबर बना लेती है। और ध्यान रखना, यहां पर इनको बनाने में जो प्रोटीन काम आया ना बोलो ट्यूबुलिन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां बच्चों से ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ते जाएंगे और ट्यूबुलिन जुड़ने की वजह से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर हमने क्या सीखा, सेंट्रियोल है, रेस निकली नाम बोलो एस्टर रेस। अब इन रेस में से कुछ रेस कंटिन्यू हो जाती है, वही स्पिंडल फाइबर बना लेती है। यहां पर आपको 3 चीजें एक साथ दिख रही है, सेंट्रियोल भी है, एस्टर रेस भी है, स्पिंडल फाइबर्स भी है। इन तीनों को ही कंबाइन करके नाम दिया जाता है माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस में कितने कंपोनेंट हो गए, 3। कौन कौन से, सेंट्रियोल, एस्टर रेस और स्पिंडल फाइबर, और तीनों को कंबाइन करके माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। अब बच्चों यहां पर सेंट्रियोल के साथ एस्टर का जुड़ना, एस्टर से स्पिंडल का जुड़ना, इन सब का आपस में जुड़कर असेंबल होना, ये प्रोफेज में होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस की असेंबली कहां होती है, तो इनकी असेंबली प्रोफेज में हो जाती है, प्रोफेज में असेंबल होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये जो बच्चों एस्टर रेस धीरे-धीरे और बढ़ेगी, इससे बच्चों ये सेंट्रियोल यहां जाएगा, मतलब इन एरिया को कहते हैं पोल। स्पिंडल फाइबर धीरे-धीरे बड़े होते जाएंगे, और जैसे-जैसे स्पिंडल फाइबर बड़े होते जाएंगे ये सेंट्रियोल इस पोल की तरफ और इधर के सेंट्रियोल इस पोल की तरफ जाएंगे, मतलब सेंट्रियोल मूव्स टू पोल। तो सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, किसमें, प्रोफेज में। तो प्रोफेज में ही सेंट्रियोल ऐसे पोल की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। इसे बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहां पर ये बच्चों यहां सेंट्रियोल पोल पे चले गए, क्यों, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बड़े हो गए। आप देख भी रहे हैं यहां स्पिंडल फाइबर छोटे थे, जैसे-जैसे बड़े होते जाएंगे, जैसे-जैसे स्पिंडल फाइबर बड़े होते गए, इन सेंट्रियोल को जहां पहुंचा जाए इस एरिया का नाम पोल, और इसको भी हम कह देंगे पोल। तो सेंट्रियोल धीरे-धीरे पोल की तरफ मूव करते हैं, कौन सी फेज में, तो प्रोफेज के अंदर। मैंने अभी आपको 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझाई।
प्रोफेज में एक तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली हो गई और साथ ही साथ सेंट्रियोल पोल की तरफ जा रहे हैं। एक खास बात हो, यहां पर बच्चों आप देखोगे तो यहां पर आप लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, धीरे धीरे ऐसे टूटती हुई नजर आ रही होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ यहां पर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रही है, तो यहां न्यूक्लियस दिख नहीं रही, मतलब न्यूक्लियस भी गायब हो जाती है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये बच्चों क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं NOR, मतलब न्यूक्लियस NOR में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ ये जो बच्चों ER गोल्जी बॉडी है, ये भी ऐसे टूटने लग जाती है। ER गोल्जी बॉडी ऐसे टूटकर धीरे धीरे वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो ये ER गोल्जी बॉडी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ER गोल्जी बॉडी वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाती है। माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं नजर नहीं आती है। तो यहां पर चार मेन चीजें डिसअपियर हुई। कौन कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है, ER एंड गोल्जी बॉडी ये भी बच्चों डिसअपियर हो जाती है। हां, माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर नहीं होंगे, उनको देखना चाहे तो देख सकते हैं। हां, लेकिन ये चार चीजें आपको दिखाई नहीं देगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER गोल्जी बॉडी, ये चारों चीजें फाइनली डिसअपियर हो जाती है। तो प्रोफेज में ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक खास बात, यहां बच्चों आपको ऐसे एस्टरेज दिख रही है। अगर किसी सेल में, जैसे हम एनिमल की बात करें, एनिमल में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल है तो वहां पर एस्टरेज दिखेगी। अगर किसी सेल में से एस्टरेज दिखती है तो ऐसे डिवीजन को एस्ट्रल या एम्फिएस्ट्रल डिवीजन कहते हैं। अच्छा, एस्टरेज दिख रही है तो इसलिए इसको एस्ट्रल या एम्फिएस्ट्रल डिवीजन कहते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में बात ध्यान रखना, वहां सेंट्रियोल होता ही नहीं, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता, तो वहां पर एस्ट्रल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो प्लांट में जो डिवीजन होता है उसको एन एस्ट्रल डिवीजन कहते हैं। यहां एस्ट्रल बनी तो एस्ट्रल है, प्लांट के डिवीजन को एन एस्ट्रल डिवीजन कहेंगे क्योंकि वहां सेंट्रियोल नहीं है, एस्ट्रल नहीं बनती। फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्लांट में फिर स्पिंडल फाइबर कहां जुड़ते होंगे? प्लांट के अंदर इन स्पिंडल फाइबर को जोड़ने के लिए दूसरी स्ट्रक्चर लगी होती है। यहां ऐसी दूसरी स्ट्रक्चर होती है, ये प्लांट की बात चल रही है। तो प्लांट में एक दूसरी स्ट्रक्चर लगी होती है जिसका नाम गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और यही गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे स्पिंडल फाइबर को अटैच करती है। और याद रखना, एस्ट्रेज यहां नहीं बनती और प्लांट में एस्ट्रेज नहीं बनती, इसलिए इनके स्ट्रक्चर को कहेंगे हम एन एस्ट्रल डिवीजन। ये करके एन एस्ट्रल डिवीजन चलेगा क्योंकि एस्ट्रेज फॉर्म नहीं हुई। जो बातें मैंने प्रोफेज में आपको समझाई, ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इनका डिसअपियर होना प्रोफेज के स्टार्टिंग में होता है या एंड में? हां, प्रोफेज के एंड में, मतलब लेट प्रोफेज में होता है। क्लियर? तो हमने यहां पर चार मेन पॉइंट समझ लिए हैं। पहला हमने सीखा कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, दूसरा सीखा हां माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली होती है, सेंट्रियोल का पोल पे जाना होता है, और साथ ही साथ ये चीजें डिसअपियर हो जाती है। ड्यूअल बिकम्स अनटेंजल्ड। अनटेंगल का मतलब सुलझने लगते हैं, मतलब वो जो थ्रेड थे, उलझे हुए थे, क्रोमोसोम बन गए, अच्छे से दिख रहे हैं, सुलझने लग जाते हैं। तो क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब क्रोमेटिन सुलझने लगते हैं और इनसे क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो अनटेंगल का मतलब सुलझना, तो क्रोमेटिन मटेरियल सुलझकर क्रोमोसोम बनना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? और हमने क्या सीखा? माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली हो जाती है, और क्या सीखा? सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, और साथ ही साथ ये चीजें यहां पर फाइनली डिसअपियर हो जाती है। तो ये हमने प्रोफेज की सारी बातें यहां पर क्लियर कर ली। मेटाफेज की तरफ मूव कर रहे हैं, मेटाफेज आई रही है, उसको हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज का नाम दे सकते हैं। हमने बच्चों लेट प्रोफेज में समझ लिया था, ये सारी चीजें डिसअपियर हो रही थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होगा, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहां से डिसअपियर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब होगी। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हुई, समझ जाना मेटाफेज आ गई। कंफ्यूजन ना समझना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरा गायब होना प्रोफेज में ही होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर प्रोफेज में, और जैसे ये डिसअपियर हुई, समझ जाना कि मेटाफेज शुरू हो गई, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, उसी टाइम मेटाफेज शुरू हुई। जैसे बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, बात को समझना, यहां पर अंदर तो बना होता है न्यूक्लियोप्लास्ट और बाहर साइटोप्लाज्म। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से गायब हो गई तो न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लाज्म सब मिक्स हो जाएंगे, और आगे आप देखो न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लाज्म सब मिक्स हो गए, सब कुछ मिक्स हो गए। और साथ ही साथ ये जितने भी क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे, मतलब यहां क्रोमोसोम ऐसे रैंडमली साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखर जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी, टूटी मतलब मेटाफेज शुरू, वो पूरी खत्म भी प्रोफेज में हो जाती है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी खत्म हुई, मेटाफेज शुरू हुई, न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लाज्म सब कुछ आपस में मिक्स अप हो चुके हैं, सारे क्रोमोसोम रैंडमली साइटोप्लाज्म में बिखर गए। अब ध्यान रखना, क्रोमोसोम कहां चुके हैं? साइटोप्लाज्म में। अब इन्हीं क्रोमोसोम के साथ धीरे धीरे यहां पर ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़ना चालू होते हैं, मतलब इन क्रोमोसोम के साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर यहां पर ऐसे अटैच होना शुरू हो गए। और आप लोग सभी जानते हैं क्रोमोसोम के ऊपर स्पिंडल फाइबर जहां अटैच है, इस स्ट्रक्चर का नाम, यहां पर ये जिस पॉइंट पर अटैच है, बताइए ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? जहां पर अटैच होते हैं, हां, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर। तो इस काइनेटोकोर के ऊपर, ये जो काइनेटोकोर आपको दिखा, ये काइनेटोकोर है, इस काइनेटोकोर के ऊपर ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। कौन सी फेज में? मेटाफेज में। आप प्रोफेज के डायग्राम को ध्यान से देखो, माइटोसिस के केस में, माइटोसिस पढ़ रहे हैं, माइटोसिस के केस में कभी भी प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से नहीं जुड़ते, और इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि यहां पे बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जब तक ये मेम्ब्रेन रहेगी ये स्पिंडल फाइबर आगे यहां जुड़ नहीं सकते। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ने का एक पर्पस ये भी होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी तभी जाके ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ पाएंगे। बात समझ में? तो अच्छे सुनना, स्पिंडल फाइबर का क्रोमोसोम से अटैच होना, ये सब कुछ मेटाफेज में ही होता है, ये मेटाफेज में होता है। अभी आप देखोगे क्रोमोसोम से रैंडमली साइटोप्लाज्म बिखरे, सिखाने के लिए मैंने 2 क्रोमोसोम बनाए, लेकिन अपनी सेल में से तो 46 होते हैं, और जितने भी 46 क्रोमोसोम हैं सारे के सारे रैंडमली बिखरे होंगे, यहां सब कुछ रैंडमली बिखरा होगा। तो यहां पर अपनी सेल में सारे 46 क्रोमोसोम होंगे, जैसे कोई क्रोमोसोम यहां पे होगा, कोई क्रोमोसोम यहां होगा, ऐसे सब रैंडमली बिखरे होंगे, और सभी के साथ ऐसे बच्चों यहां पर स्पिंडल फाइबर ऐसे यहां पर सबके साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, सबके साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर बाइंड अप हो जाते हैं। क्रोमोसोम रैंडमली बिखरे, मतलब ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। डायग्राम भी ध्यान रखना। अब बच्चों अभी तो क्रोमोसोम बिखरे हुए, अब ये धीरे धीरे सारे क्रोमोसोम सेल के बीच में आके अरेंज होते हैं, और सेल के बीच वाली लाइन का नाम होता है इक्वेटर। अच्छा, जहां ये सेंट्रियोल होते हैं इस एरिया का नाम बोलो पोल, इसका नाम पोल। तो ये तो कहलाते हैं पोल, और मिडिल लाइन का नाम इक्वेटर। अभी तो बिखरे हुए, अब अगली स्टेज में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल मिडिल पार्ट, मतलब ये भी मिडिल, ये भी मिडिल, ये भी मिडिल, मिडिल पार्ट पर आकर अरेंज होंगे, मतलब इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। तो अगली स्टेज में ये होगा जो बात यहां पर अभी समझे, क्लियर सब अच्छे से। यहां पे बच्चों फिर से सिखाने के लिए मैंने यही डायग्राम ट्रांजिशन टू मेटाफेज का यहां बनाया। अभी क्रोमोसोम बिखरे हुए, अब ये क्रोमोसोम यहां आएंगे, यहां मतलब इक्वेटर। तो क्रोमोसोम का ऐसे इक्वेटर पे जाना, ये बच्चों मेटाफेज में हो जाएगा। ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जैसे मेटाफेज आएगी ये सारे क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे आके अरेंज होना शुरू होंगे। तो क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे आते हैं, कौन सी फेज में? मेटाफेज में। मेटाफेज की अगर हम बात करें तो मेटाफेज में आप देखोगे ये क्रोमोसोम इक्वेटर पे, ये क्रोमोसोम भी ऐसे इक्वेटर पे, ऐसे सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे जमा हो जाते हैं। और जब ये इक्वेटर पे जमा होते हैं तो इक्वेटर पे एक ऐसी प्लेट बनती है, और यहां पर ये जो पूरी प्लेट बनेगी, इसी प्लेट को नाम दे दिया गया इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट को इक्वेटर पे बनी है, मेटाफेज स्टेज में बनी तो मेटाफेज प्लेट कहते हैं। मेटा का मतलब ये होता है मिडिल, मेटा मिडिल, यानी क्रोमोसोम का मिडिल में जमा होना, इक्वेटर पे जमा होना, यही मेटाफेज का सबसे मेन फीचर है। तो मेटाफेज का डायग्राम कैसे पहचानना है? क्रोमोसोम इक्वेटर पे जमा है, बीच में जमा है, तो समझ जाना वो मेटाफेज का डायग्राम है। ये डायग्राम आना चाहिए सबको। क्रोमोसोम ऐसे रैंडमली बिखरे तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज, बिल्कुल बीच में जमा हो गया मतलब मेटाफेज आ गए। सिखाने के लिए यहां 2 क्रोमोसोम बनाए, लेकिन अपनी सेल में से 46 होंगे, और अपनी सेल में जितने भी 46 होंगे ना, ये सारे के सारे बच्चों ऐसे बीच में जमा होंगे, सारे, और एक लाइन में जमा हो जाएंगे बिल्कुल। तो सारे क्रोमोसोम सेंटर में एक लाइन में यहां पर जमा हो जाते हैं, ये मेटाफेज की खास बात है। मेटाफेज के क्रोमोसोम पर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी सेल में आपको 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर दिख रहे होंगे। इन 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर में जो स्पिंडल फाइबर इस पोल से लेकर इस पोल तक, मतलब सेंट्रियोल से लेकर सेंट्रियोल तक कंटीन्यूअस जा रहा है, ऐसे फाइबर को कहा जाता है कंटीन्यूअस फाइबर। इनको कंटीन्यूअस फाइबर कहेंगे। और जो बच्चों इन पोल से लेकर क्रोमोसोम तक इतना ही है, इन फाइबर को नाम दे दिया जाएगा डिसकंटीन्यूअस फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर क्यों कहा? क्रोमोसोम से जुड़े हुए तो इनको क्रोमोसोमल फाइबर कहते हैं। तो यहां पे बच्चों आप देखोगे 2 तरह के फाइबर मिलेंगे, एक तो हो जाएंगे कंटीन्यूअस और एक हो जाएंगे डिसकंटीन्यूअस। तो कितने टाइप के फाइबर हो गए? 2। और ये स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन के बने?
वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये बने होते हैं। अच्छा, मेटाफेज के आप ध्यान से देखोगे तो मेटाफेज के क्रोमोसोम में आप लोगों को ऐसे 2 क्रोमेटिड दिख होंगे। यहां पर जो क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होंगे वही 2 डीएनए होते हैं। यहां पर एक डीएनए ये होगा और दूसरा डीएनए यहां होगा, तो ऐसे 2 डीएनए हैं, मतलब 2 क्रोमेटिड। प्रोफेज में भी 2 क्रोमेटिड होते हैं, प्रोफेज में भी 2 क्रोमेटिड, मेटाफेज में भी 2 क्रोमेटिड। लेकिन ये क्रोमेटिड आप ध्यान से देखो ऐसे आपस में जुड़े हुए, चिपके हुए। अब जब ये मेटाफेज खत्म होने वाली होती है, इसी को कहते हैं लेट मेटाफेज। लेट मेटाफेज में क्या होगा, यहां से और यहां से लेंथ वाइज ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और जब ये लेंथ वाइज सेपरेट होते हैं तो इन 2 डीएनए में से एक डीएनए इस साइड आ जाएगा, एक डीएनए इस साइड आ जाएगा। मतलब ये दोनों डीएनए ऐसे अलग अलग हो जाएंगे और एक जगह पर ही जुड़े रहेंगे। और जिस स्ट्रक्चर पे जुड़े हुए हैं इसका नाम आप ही मुझे बताइए। ये जो पॉइंट जहां पर ये क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, नाम बोलो, सेंट्रोमियर। मतलब दोनों क्रोमोसोम, दोनों क्रोमेटिड अलग होते हैं लेकिन सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पर यहां पर भी जुड़े रहेंगे। अच्छा, ये जो ऊपर का हाफ पार्ट बना इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। ये बच्चों क्रोमेटिड है और ये हाफ पार्ट भी क्रोमेटिड, यानी इस क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं। ये क्रोमेटिड क्लियरिटी के साथ मेटाफेज में दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रोफेज में भी क्रोमेटिड होते हैं और एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड होंगे। यहां पर भी एक क्रोमोसोम पर 2 ही क्रोमेटिड होंगे। तो मेटाफेज स्टेज में भी 1 क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। जो बातें मैंने यहां पर आपको समझाई कुछ क्लियर हो रही है? एक बार मैं फिर आपको बताता हूं, ध्यान समझने की कोशिश करना, ध्यान समझने की कोशिश करना। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी, आपको बताना सभी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई मतलब मेटाफेज शुरू हो गई। स्टार्टिंग में न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म बिखरे हुए, स्टेज का नाम ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सारे क्रोमोसोम बिखरे, अब इन क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके होते हैं। धीरे धीरे ये सारे क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल बीच में जमा होते हैं। कहां? इक्वेटर पे। तो एक प्लेट बन जाती है, नाम बोलो, इक्वेटोरियल प्लेट। यहां 2 तरह के स्पिंडल फाइबर है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस। तो 2 तरह के स्पिंडल फाइबर्स होंगे। साथ ही साथ ये क्रोमोसोम लेंथ वाइज स्प्लिट होते हैं, बस सेंट्रोमियर वाली जगह पे जुड़े रह जाते हैं। तो ये जो हाफ पार्ट यहां जनरेट होते हैं इनको क्रोमेटिड कहते हैं। ये क्रोमेटिड क्लियरिटी से यहां दिख रहे हैं, लेकिन ये बनना सब कुछ प्रोफेज में शुरू हो चुके थे। तो कंफ्यूजन होता है बच्चों। यहां पर जितने भी क्रोमोसोम हैं सब कुछ सेल के बीच में जमा हो जाते हैं, इक्वेटर पे जमा होते हैं, एक प्लेट बनती है, इक्वेटोरियल प्लेट होती है। और खास बात, मेटाफेज के क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहेंगे सेंट्रोमियर वाली जगह पे। इन दोनों क्रोमेटिड को मिला के हम सिस्टर क्रोमेटिड कह सकते हैं। जो बातें मेटाफेज की समझ क्लियर हुई, बहुत आसान है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखें। हमने मेटाफेज का एंडिंग समझा था जिसमें ये दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर वाली जगह पे जुड़े हुए थे। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज एनाफेज है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज। एनाफेज की स्टार्टिंग क्या होती है? जब बच्चों एनाफेज आती है तो सबसे पहले ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, बताइए क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर यहां पर डिवाइड होगा, मतलब एनाफेज का सबसे मेन पॉइंट ये होता है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग। और जैसे ये सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, ये जो दोनों क्रोमेटिड है, और ध्यान रखना बच्चों, ये पूरा एक क्रोमेटिड होता है, ऊपर वाला ये पूरा एक क्रोमेटिड माना जाता है और नीचे वाला पूरा एक होगा जिसमें एक डीएनए रहता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसको 1 2 3 4 क्रोमेटिड बोल देते हैं। गलत। यहां पे ऊपर वाला एक क्रोमेटिड, नीचे वाला एक क्रोमेटिड, तो 2 ही क्रोमेटिड है। क्लियर? दोनों क्रोमेटिड कहां जुड़े हुए? सेंट्रोमियर। जैसे ही एनाफेज आती है, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, टूटेगा। यहां पर भी सेंट्रोमियर टूटेगा। सारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर एक साथ टूटते हैं। एक एंजाइम आता है सेपरेज एंजाइम, वो सेंट्रोमियर को कट करता है। और जैसे सेंट्रोमियर कट होगा, ये दोनों अलग होंगे, मतलब यहां पर ये क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। सिमिलरली ये जुड़े हुए, यहां पर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ये क्रोमेटिड यहां पर फाइनली सेपरेट हो जाते हैं। तो बताइए, इन क्रोमोसोम का अलग होना, मतलब क्रोमेटिड का सेपरेट होना, ये सब कुछ एनाफेज में होता है। और आप बताओ, ये सिस्टर क्रोमेटिड क्यों सेपरेट हो गए? क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। तो सेंट्रोमियर के डिवाइड होने की वजह से यहां क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। एक खास बात और, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां में अगर आपसे पूछूं कितने क्रोमोसोम है मेटाफेज में, तो आपको एक क्रोमोसोम ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं। लेकिन अगर यहां काउंट करने के लिए कहा जाए तो यहां 1 2 3 4 दिख रहे हैं। मतलब यहां क्रोमोसोम डबल दिखाई दे रहे हैं। एक्जेक्टली हो क्या रहा है, यहां पर ये दोनों क्रोमेटिड जब तक जुड़े हुए थे वो एक ही क्रोमोसोम कहला रहे थे, लेकिन जैसे ही अलग अलग हुए अब इनको अलग अलग क्रोमोसोम काउंट करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां आपको 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, लेकिन यहां काउंट कर रहे हैं तो क्रोमोसोम आपको 2 के बजाय 4 दिखाई दे रहे हैं। तो क्रोमोसोम की नंबर डबल हो जाती है। कौन सी फेज में? एनाफेज में। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखूं, यहां पे 2n = 2 क्रोमोसोम है, तो यहां क्रोमोसोम डबल हो गए, तो यहां पे 4 हो गए। और क्रोमोसोम डबल है तो प्लोइडी भी डबल लिखनी पड़ेगी, मतलब 2n का ये 4n हो जाएगा। तो क्रोमोसोम की प्लोइडी का डबल होना ये भी बच्चों एक तरह से एनाफेज में होता है। और प्लोइडी डबल क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम डबल हो गए। हम अपनी सेल की बात करें, हमारी सेल में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं, यहां 46 होते हैं, लेकिन एनाफेज में आप काउंट करने बैठोगे आपको 46 नहीं 92 मिलेंगे, क्योंकि यहां क्रोमोसोम डबल हो चुके होते हैं। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं? तो सबसे बेस्ट आंसर एनाफेज में होता है। अच्छा, ये बहुत छोटी फेज है लेकिन इसमें इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर डबल कर दिए। अच्छा, 2 बातों में कंफ्यूजन नहीं होना, डीएनए का डबल पूछे तो एस फेज और क्रोमोसोम डबल पूछे तो एनाफेज। एक बार फिर, डीएनए डबल, एस फेज, क्रोमोसोम डबल, एनाफेज, बाकी जगह कोई चेंजेस नहीं होते, बाकी जगह चेंज होते, चेंज बस इन 2 फेज में होता है। क्लियर? यहां पे बच्चों होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके हैं, अब इन क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ पहुंचाएंगे। ये सेंट्रल वाला एरिया इसको क्या कहेंगे? पोल। मतलब ये क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएंगे और इधर वाले क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएंगे, यानी क्रोमोसोम को ऐसे अपोजिट पोल की तरफ भेजा जाएगा। और ये भेजने का काम स्पिंडल फाइबर करेंगे। ये स्पिंडल फाइबर इसको इधर की तरफ खींचेंगे, ये वाले इसको इधर खींचेंगे, तो इधर के क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम में से आधे आधे बढ़ जाएंगे। कौन सी फेज में? एनाफेज में। अच्छा, एनाफेज के एंड में देखेंगे तो वाकई में यहां पर ये जो क्रोमोसोम इधर वाले दिख रहे थे, ये क्रोमोसोम यहां पहुंच चुके होंगे और ये वाले यहां पहुंच चुके होंगे, यानी क्रोमोसोम में से पोल की तरफ चले जाते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्रोमोसोम का पोल की तरफ जाना, क्रोमोसोम का पोल की तरफ जाना कौन सी फेज में? एनाफेज में। मैं बच्चों आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं और मैक्सिमम टाइम बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ी करते हैं। सोच समझ के आंसर देना, ध्यान से आंसर देना। सेंट्रियोल का पोल की तरफ जाना, सेंट्रियोल की बात कर रहा हूं, सेंट्रियोल का पोल की तरफ जाना प्रोफेज में होता है। ये क्रोमोसोम है, मैं सेंट्रियोल बोल रहा हूं, कंफ्यूज होना, ये जो सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल का पोल की तरफ जाना प्रोफेज, क्रोमोसोम का इक्वेटर आना मेटाफेज और क्रोमोसोम का पोल की तरफ जाना एनाफेज। ये 3 क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। एक बार फिर बोल देता हूं, सेंट्रियोल पोल प्रोफेज, क्रोमोसोम इक्वेटर मेटाफेज, क्रोमोसोम मूव टू पोल एनाफेज। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। अच्छा, जब ये स्पिंडल फाइबर इसको से खींच रहा है तो आप ध्यान से देखोगे, ये सेंट्रोमियर जो है, ये सेंट्रोमियर वाला एरिया, यहां पर आप देखोगे तो ये सेंट्रोमियर वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों से आगे की तरफ जा रहा है, मतलब सेंट्रोमियर आगे की तरफ जा रहे हैं, लीड करते हुए जा रहे हैं, और इसकी जो ये आर्म से पीछे की तरफ आ जाती है। यानी जब क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहे हैं तो इस लीडिंग एज पे, लीडिंग एज मतलब लीड करता हुआ कौन जा रहा है, तो लीडिंग एज पर सेंट्रोमियर होगा और उसकी जो आर्म होती है वो पीछे की तरफ आ जाती है। और जैसे ये क्रोमोसोम की आर्म पीछे आती है, आपको क्रोमोसोम का एक शेप बनता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए क्रोमोसोम की शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है एनाफेज। याद रखना, शेप के लिए एनाफेज, बाकी जितनी भी स्टडी है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है, कैरियोटाइपिक स्टडी है, सब कुछ मेटाफेज में होती है। एक बार फिर बोल देता हूं, शेप की स्टडी एनाफेज, बाकी सब कुछ मेटाफेज में। मैं कहूं किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम काउंट करना है अभी मेटाफेज, सारा काम मेटाफेज में होगा, बस शेप के लिए एनाफेज आता है। क्लियर? जो बात यहां पर आपको समझ क्लियर हुई। एनाफेज में हमने क्या क्या सीखा? एनाफेज में तो सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, और सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो यहां पर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड एक तरह से सेपरेट हुए। फिर क्या सीखा? क्रोमोसोम की प्लोइडी डबल हो जाती है, ये क्रोमोसोम पोल की तरफ जाते हैं, और जब ये पोल की तरफ जा रहे होते हैं सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे होगा और उसकी आर्म्स पीछे की तरफ बढ़ जाती है। क्लियर? अच्छा, ये आर्म एक तरह से इक्वेटर की तरफ आ जाती है, आर्म्स टुवर्ड द इक्वेटर आ जाती है। तो जो हमने सीखा इसको नोट भी कर लेते हैं।
तो क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ आ जाती है, तो क्रोमोसोम की आर्म जो होती है वो पीछे की तरफ बढ़ जाती है। जो बातें यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई? ये बच्चों ने टेलोफेज में जो इवेंट्स होते हैं, जो हमने प्रोफेज में सिखाए, एक तरह से उसका उल्टा काम होता है, इसलिए टेलोफेज को कहा जाता है रिवर्स प्रोफेज। यहां प्रोफेज का सारा रिवर्स काम होता है। अच्छा, यहां पर होता है क्या, डायग्राम समझते हैं। क्रोमोसोम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एनाफेज के क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अब धीरे धीरे ऐसे थ्रेड मतलब क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं। यहां सबसे मेन पॉइंट ये, क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं, मतलब एक तरह से डीकंडेंसेशन होता है। अच्छा, प्रोफेज में क्या होता था, कंडेंसेशन, यहां उल्टा होता है, डीकंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, क्रोमोसोम जब क्रोमेटिन में आ जाते हैं तो अब यहां पर आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते। यहां तक तो ये क्रोमोसोम अलग अलग पहचाने जा रहे थे, लेकिन ये सब बच्चों से थ्रेड की फॉर्म में आ जाते हैं, अब आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे, यानी क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देते हैं। यहां तक तो क्रोमोसोम पहचाने जा रहे थे, लेकिन यहां तो क्रोमेटिन आ गया, थ्रेड आ गए, और ये थ्रेड से बदल जाएंगे, यानी क्रोमोसोम ने अपनी पहचान खो दी। कौन से फेज में आके, टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्रोमोसोम ने अपनी पहचान को खो दिया। साथ ही साथ इन क्रोमेटिन के चारों तरफ अब धीरे धीरे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी। प्रोफेज में क्या पड़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है। यहीं पर ये बच्चों ये न्यूक्लियोलस वापस आ गई। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गायब हुई थी, यहां वापस आ जाती है। प्रोफेज में सिखाता ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर, यहां ईआर गोल्जी बॉडी वापस आ जाती है। कहने की बात इतनी है, जो चीजें प्रोफेज में डिसअपियर होती हैं वही वापस टेलोफेज में रीअपियर हो जाती है। क्लियर? तो हमने टेलोफेज में क्या क्या सीखा, पॉइंट को नोट कर लेते हैं। क्रोमोसोम लॉस देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब यहां पर क्रोमोसोम अच्छे से पहचाने जा रहे थे, यहां उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई क्योंकि क्रोमेटिन आ चुका है। साथ ही साथ क्रोमोसोम डीकंडेंस और ये क्रोमेटिन बना लेते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाती है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर ये सब भी रिफॉर्म हो जाते हैं। तो प्रोफेज का सारा उल्टा काम होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है रिवर्स प्रोफेज। एक बात बड़े ध्यान से आप नोटिस भी करेंगे कि टेलोफेज के डायग्राम में हमने हल्का सा यहां पर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बनाया, यहां पे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी चालू हो चुका है। ये बात याद रखना, साइटोकाइनेसिस ऐसा नहीं है कि टेलोफेज खत्म होने के बाद चालू होता, नहीं, साइटोकाइनेसिस की स्टार्टिंग लेट एनाफेज में ही हो जाती है। मतलब इस लेट एनाफेज में ही यहीं पर हल्का हल्का साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। और टेलोफेज में आप देखोगे यहां पर अच्छे से आप लोगों को ऐसे साइटोप्लाज्म से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस शुरू लेट एनाफेज में होता है और टेलोफेज में कंटिन्यू चल रहा है। अब टेलोफेज में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो रहा है, यानी लास्ट में आके कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस साथ साथ चल रहे होते हैं और लगभग एक साथ ही ये फाइनली कंप्लीट हो जाते हैं। हम बच्चों जब सेल साइकिल का डायग्राम बनाते हैं तो पहले कैरियोकाइनेसिस लिखते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस लिखते हैं, तो बच्चों के दिमाग में भी यही रहता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता होगा, फिर आराम से बैठ के साइटोकाइनेसिस कराते होंगे। ऐसा नहीं है, ये कैरियोकाइनेसिस तो चल ही रहा है, इसी टाइम साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज में स्टार्ट हो जाएगा और टेलोफेज के साथ साथ लगभग ये साइटोकाइनेसिस भी खत्म हो जाता है। तो टेलोफेज में क्या क्या सीखा, ये हमने सारे पॉइंट यहां पे नोट भी कर लिए। या सेल साइकिल की हर स्टेज के अंदर, मतलब जीवन से लेकर टेलोफेज तक एंड तक, हर स्टेज में कितना क्रोमोसोम है, कितना डीएनए है, अनियन के अंदर आपको काउंट करना है। मतलब आपको जीवन से चालू करना है, फिर एस, फिर G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, हर स्टेज में आपको बताना है। अच्छा, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अनियन में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं। अरे तब तो इनके बारे में बता पाएंगे, तो आप लोगों को क्रोमोसोम नंबर याद भी रखे बच्चों। जीवन के अंदर मैं समझा देता हूं आपको, 2n = 16 होंगे क्रोमोसोम नंबर, और डीएनए हमेशा डिप्लॉइड से लेकर 2c से लिख देंगे। अब आप लोग बाकी में लिखो, सोल्व करो सभी, अपनी कॉपी में सबका आंसर आना चाहिए इसका। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लिखा सबने? एस फेज में बताइए क्या रहेगा, 16/4c। अच्छा, 4c क्या होगा, डीएनए डबल हो गया, तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगी लेकिन डीएनए यहां डबल हो जाएगा। बताओ, G2 में सेम 16/4c, और यही चलता रहेगा कब तक, एनाफेज तक। प्रोफेज में भी 16/4c, मेटाफेज में भी 16/4c, ये आंसर होगा। मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज का डायग्राम देख लेते हैं। मेटा मतलब मिडिल, क्रोमोसोम बीच में जमा है। यहां ऐसे क्रोमोसोम सिखाने के लिए मैंने 2 बना रखे हैं, लेकिन बच्चों ऐसे यहां पर टोटल ऐसे यहां पर 16 होंगे, ऐसे 16 1 2 3 चलते चले 16 क्रोमोसोम, और टोटल डीएनए यहां 4c तक, सारे क्रोमोसोम बीच में जमा है। ये तो मेटाफेज है। एनाफेज की बात करें, बताइए बच्चों, एनाफेज में आप बताओ क्या आंसर है। हां, यहां पर ये 16 है तो यहां 32, क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, लेकिन डीएनए 4c का 4c रहेगा। अच्छा, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पर जैसे एनाफेज आई, इन सबके सेंट्रोमेर डिवाइड हुए, सेंट्रोमेर डिवाइड हुए मतलब ये डबल हो गए। अच्छा, ये टोटल डबल हो गए, तो इनमें से डबल हो गए मतलब 16 के डबल 32 हो गए। अब इस 32 में से मैं यहां पूछता तो यहां हो जाएंगे 16, यहां हो जाएंगे 16, तो टोटल 32 है। एक एक पोल पर हम बात करें तो इस पोल पे 16, इस पोल पे 16 आ जाएगा। टोटल डीएनए 4c है तो यहां आ जाएगा 2c और यहां आ जाएगा 2c। अरे टोटल 4c है तो 2c लिख सकते हैं, तो इस पोल पर 16 2c, इस पोल पर भी 16 2c रहेगा। ये क्रोमोसोम नंबर कैसे लिखा समझ में आया बच्चों? एक खास बात, यहां पर बच्चों मैंने 4n कंडीशन लिखी, क्यों? हां, क्रोमोसोम डबल हो गए तो प्लोइडी डबल हो जाती है, तो यहां तक तो 2n ही चलता रहेगा, मेटाफेज तक 2n, लेकिन एनाफेज में प्लोइडी इंक्रीज हो जाती है तो 2n का 4n हो जाएगा। क्लियर? टेलोफेज की बात करें, टेलोफेज का मैं समझाता हूं कैसे लिखा होगा आपने। टेलोफेज के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, अब ये 16 2c है तो इससे ये न्यूक्लियस तैयार हो गया और इनसे ये न्यूक्लियस तैयार हो गया, तो यहां 16 2c वही तो यहां आएगा बच्चों। अरे यहां टोटल 16 क्रोमोसोम है, सिखाने के लिए 2 बनाए, इधर 16 है, इधर भी 16 है, इन 16 से ये क्रोमोसोम मतलब ये न्यूक्लियस तैयार, इन 16 से ये न्यूक्लियस तैयार, तो 16/2c 16/2c। तो टेलोफेज में आपसे कहा जाए तो पर न्यूक्लियस अगर आंसर दे और आंसर पर न्यूक्लियस देना होता है 16/2c आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों इसका साइटोकाइनेसिस करा दे तो ये 2 से बन जाएगी। अब आप ध्यान देखो, स्टार्टिंग में 16 क्रोमोसोम, लास्ट में डॉटर सेल में भी 16, यहां डीएनए 2c, यहां भी 2c, यानी मदर सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम, डीएनए सेम, और इसी डिवीजन को हम कह देंगे माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन। तो